हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू का चैप्टर 1 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो अगर हम लोग बात करें चैप्टर 1 की, सो चैप्टर 1 का क्या नाम है, अरे एंड स्ट्रिंग्स। सो इस चैप्टर्स में जो भी प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं उनका सॉल्यूशन करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अरे को जानना पड़ेगा एंड स्ट्रिंग को जानना पड़ेगा। सो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हो, या तो फिर C++, जावा, पाइथन, इससे क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ है ना, ये अरे का कॉन्सेप्ट और स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट तो इंडिपेंडेंट है। ये सारी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सिर्फ कम्युनिकेट करने के लिए है, कि हम लोग जिसमें कोड लिखेंगे, C हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो। सो अगर हमने उनका समझ लिया कॉन्सेप्ट कि अरे क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, फिर हम लोग रिस्पेक्टिव लैंग्वेज अपन दे सकते हैं कि अरे को कैसे लिखते हैं, स्ट्रिंग को कैसे लिखते हैं। और यहाँ पे जो प्री रिक्विजिट तो हमने पहले ही बता दिया कि थोड़ा सा बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। तो आपको पता ही होगा कि आपके अपने रिस्पेक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग अरे को कैसे लिखते हैं एंड स्ट्रिंग को कैसे लिखते हैं, ठीक है। बट फिर भी हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट जो अपन पढ़ाई करेंगे वो करेंगे अरे के बारे में, जानते हैं कि अरे क्या होता है। सो ये अरे पहले जानते हैं कि वाई, क्यों आया ये अरे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि अरे क्यों आया। सो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेना है मेरे को, इंट ए, तो ए नाम का क्या लेते हो, एक कंटेनर बनाते हो, ए नाम से कंटेनर बनाते हो जिसमें किस तरह का डेटा होने वाला है, इंटीजर टाइप का डेटा जाने वाला है। अगर मैं बोलता हूँ ए = 10, तो आप ए में क्या रख देते हो, 10, एक इंटीजर रख देते हो, ठीक है। अगर मैं ऐसा ही बोलता हूँ कि मेरे को 5 इंटीजर डेटा का वैल्यू स्टोर करवाना है, सो आप क्या बोलोगे कि ठीक है, एक इंट बी ले लेते हैं, एक तो पहले से है C, D और E करके मैं 5 वेरिएबल ले लेता हूँ। सो क्या होगा, इसी हिसाब से B बन जाएगा, C एक कंटेनर बनेगा, D बनेगा एंड देन E एक कंटेनर बन जाएगा, ठीक है। सो इसमें मैं भी जो भी वैल्यू देना चाहूँ, अगर B = 5 देता हूँ, C = 10 देता हूँ, D = 11 एंड E = 12 देता हूँ। सो आप उसी हिसाब से वैल्यूज़ को स्टोर कर दोगे। आपने बोला सही है, मेरे को 5 की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने ऐसा कर दिया। अगर मैं बोलता कि मेरे को 100 इंटीजर की ज़रूरत है, मतलब इंटीजर डेटा टाइप का, डेटा टाइप मतलब डेटा का टाइप, ये जो हम लोग डेटा स्टोर कर रहे हैं उसमें ये कैसा इंटीजर है, तो ये इसका डेटा टाइप इसको बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा इसे। सो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अब मेरे को 100 इंटीजर स्टोर करना है। अगर मेरे को 100 इंटीजर स्टोर करना है तो इसका मतलब मैं क्या 100 बार इंटीजर लिखूँगा क्या, इंट A B C D ऐसे, वो ज़्यादा हेक्टिक और टीडियस हो जाएगा। सो अगर मैं 100 से अगर 1000 कर दूँ, तो अगर कोई बंदा 10,000 कर दिया तो इसका मतलब हम लोग इतना सारा वेरिएबल का डिक्लेयर थोड़ी करते रहेंगे बार बार। सो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या लाया गया, अरे लाया गया। सो मैं एकदम वैसा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ अरे के बारे में, क्योंकि मैंने पहले ही बोल चुका है कि आपको अरे और स्ट्रिंग का थोड़ा सा तो बेसिक आइडिया होगा। बस मैं एक रिवीजन के तौर पे कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं कि मैं अरे को पूरा पढ़ाऊँगा, ये सारी चीज़ें नहीं। बस जितना अपने को नीड है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, मैं बस यहाँ पे उतना ही बताने वाला हूँ ताकि आपका एक अरे का रिवीजन हो जाए, ठीक है। सो उस तरह से डेटा को स्टोर करने के लिए ये अपना प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर रहा था, ये अरे नाम का बंदा करने वाला था, ठीक है। इसका मतलब अपना एम क्या था कि सेम डेटा टाइप का, डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। सो इंटीजर टाइप का अगर मेरे को बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स चाहिए होता है तो उसमें हम लोग क्या यूज़ कर लेते हैं, अरे का यूज़ कर लेते हैं। मतलब हम लोग को जो कंटेनर चाहिए सेम डेटा टाइप का चाहिए, ठीक है। सो वाई में क्या लिख सकते हैं, टू स्टोर अ लार्ज आइटम या अ लार्ज डेटा, और क्या लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन बोल सकते हैं, या फिर कलेक्शन ऑफ डेटा, किस टाइप का, ऑफ सेम डेटा टाइप। डेटा का टाइप क्या है यहाँ पे, सेम है उनका, इसीलिए उनको स्टोर करने के लिए। ऐसा थोड़ी था कि एक पॉइंट वाला था, एक इंटीजर था, उस केस में तो अपन नहीं कर रहे थे। अगर मेरे को रिक्वायरमेंट था कि इंटीजर टाइप का ही मेरे को 1000 मेमोरी का चाहिए, 1000 कंटेनर चाहिए, तो मैं 1000 बार ABCD नहीं लिखता रहूँगा। इसके लिए मेरे पास एक शॉर्टकट है, एक तरीका है अरे का, जो ये करके ला के देगा। तो क्या है, तो इसका मतलब ये चीज़ें ये करके ला के देगा मेरे को, ये पता चल गया।
सो अब इसको लिखते कैसे हैं, अगर लिखना हो तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं जनरली अभी सी या C++ करने वाला हूँ। और जावा वालों को पता होगा कि उनके लैंग्वेज में कैसे करते हैं, पाइथन वालों को भी रिस्पेक्टिवली पता होगा कि वो न्यू ऑपरेटर का यूज़ करके उनको बना लेते हैं जावा वालों के लिए, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ तो इसका सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, टाइप लिखते हैं, जो भी डेटा टाइप है हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डेटा का टाइप आप पहले बताओगे, इसके बाद उस वेरिएबल का नेम बताओगे, एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर, और यहाँ पे फिर क्या लिखोगे, उसका साइज जो भी होने वाला है, जितना साइज़ को आपको बनाना है। मतलब मेरे को बनाना था इंटीजर टाइप का, जिसका मैं मान लेता हूँ कि ए वेरिएबल का नाम था और मेरे को 1000 था, तो अभी मैं 1000 घर बनाना था, तो मैं क्या कर लूँगा 1000 यहाँ पे लिख दूँगा। अच्छा, तो ये एक लाइन ABCD सब कुछ लिखना नहीं पड़ेगा क्या, नहीं लिखना पड़ेगा। तो क्या ये एक लाइन में मेरे को 1000 घर बना कर दे देगा क्या, हाँ। इसका मतलब ये क्या बोला कि भाई मैं 1000 कंटेनर बना लूँगा, किस तरह का, ऐसा कंटेनर जिसमें इंटीजर टाइप का 1000 मैं बनाऊँगा कंटेनर, किस टाइप का, जिसमें इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है। अच्छा, एक ही लाइन में हमने 1000 बना दिया। तो जैसे वहाँ पे नाम था ABCD, तो यहाँ पे उनका नाम क्या होने वाला है, तो ये चीज़ें देखते हैं। सो ये कैसे देता है, जैसे अगर हम लोग देखें मेमोरी का, सो अगर ये मेरा मेमोरी है तो ये किस हिसाब से दे रहा है। अगर मैं लिखता हूँ int a, तो ये क्या करता है, कहीं पे स्पेस खाली देखता है और उसको a नाम के वेरिएबल से ऐसे a नाम दे देता है। अगर मैं लिखता हूँ फिर int b, सो ज़रूरी थोड़ी है कि a के बगल में ही देगा, अगर a के बगल में खाली है तब वो यहाँ पे b को देगा, और अगर खाली नहीं है तो हो सकता है कि b मेरा यहाँ पे हो। अगर मैं फिर int c लिखूँगा तो हो सकता है कि इसके बगल में मिले या यहाँ मिले, मतलब मेरे को पता नहीं है, वो कहीं भी मिल सकता है। मेरे को c हो सकता है यहाँ पे मिले, मतलब किसी भी तरीके से कहीं भी वो इंटीजर को वो दे सकता है, जहाँ पे भी उसका स्पेस खाली होगा या फिर अवेलेबल होगा। बट अरे के केस में वो चीज़ें नहीं है। अरे क्या करता है, वो ऐसा मेमोरी ढूंढता है ताकि वो लगातार, जैसे कि अगर मेरे को 1000 की ज़रूरत है तो वो 1000 बॉक्स देखेगा, 1000 कंटेनर देखेगा जो कि खाली है, पूरा लगातार कंटिग्यूअस है। सो यहाँ पे हम लोग 1000 तो नहीं बना सकते, तो अभी हम लोग रिक्वायरमेंट के अनुसार से क्या लेते हैं कि एक मैं अरे बनाता हूँ, ठीक है, और यहाँ 5 लिखता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे को 5 कंटेनर चाहिए, जो कि अरे क्या बोलता है कि मैं लगातार दूंगा 5 कंटेनर। इसका मतलब ये बोल रहा है कि मेरे को 5 कंटेनर चाहिए, किस तरह का, इंटीजर डेटा टाइप का, क्योंकि मेरे को वैल्यू स्टोर करना है 5 इंटीजर का। सो ये कैसे करेगा उस केस में, इस केस में ये लगातार करता है। जैसे अगर यहाँ से देखें तो ये देखेगा कि 1 2 3 4 5, ये 5 मेमोरी अगर मेरा है, आगे भी देख लेते हैं, आगे भी इसकी इधर भी मेमोरी होगा कुछ, इसके इस साइड भी कुछ मेमोरी होगा। तो ये क्या करता है, कहीं से भी क्या करता है, लगातार देखता है, लगातार ढूंढता है उसको। अगर लगातार जैसे मान लो कि ये स्टोर्ड है, ये स्टोर्ड है, ये स्टोर्ड है, ये पहले से यहाँ पे भी स्टोरेज है। सो ये क्या करेगा कि यहाँ पे तो 5 दे नहीं सकता है, क्योंकि 1 2 ये फिल है तो लगातार नहीं दे सकता। फिर ये यहाँ पे आया तो देखा कि भाई 1 2 3 4 5 घर इसका क्या है, खाली है। सो ये अगर 5 घर यहाँ पे खाली है मेरा लगातार, तो ये क्या करेगा, ये 5 घर इसको एलोकेट कर देगा। कौन सा 5 घर देने वाला है, ये 5 घर देने वाला है, ठीक है, ये 5 घर इसको एलोकेट कर दिया, ठीक है। तो ये घर का फिर अलग अलग नाम क्या होगा भाई, कैसे हम लोग करेंगे। अगर इस घर में अगर मेरे को कुछ वैल्यू रखना है, जैसे इंट ABC दिए थे, अगर मेरे को A में 5 रखना था तो A=5 लिख दे रहे थे, तो वो A में जाता था और 5 लिख देता था। उस हिसाब से यहाँ पे हम लोग कैसे देने वाले हैं, क्योंकि ये क्या बोलता है कि इस घर को एलोकेट कर दिया, तो अब ये सारे घर का नाम कैसे होगा, क्योंकि नाम ही तो है ना कंटेनर का। अगर मेरे को नाम नहीं पता रहेगा तो मैं कैसे मेमोरी में जाके इसमें सारे में डेटा रखना है तो मैं कैसे रखूँगा, अगर मेरे को उसका नेम ही नहीं पता है तो थोड़ी देर के लिए इस बॉक्स को, सिर्फ ये जो 5 एलोकेट हुआ है उसको बाहर लेके आते हैं ये सारे मेमोरी से। सो अगर हम लोग बाहर लेके आएँ तो इसका मतलब वो ऐसा किया है, 1 2 3 4 5। सो ये जब 5 देखा तो ये समझ चुका है इस ब्रैकेट के कारण कि ये एक अरे है। ए क्या है, ए को बोला गया कि ये एक अरे है। कैसा अरे है, जिसमें 5 घर है, और पांचों घर में हम लोग कैसा डेटा रखने वाले हैं, इंटीजर टाइप का डेटा रखने वाले हैं, ठीक है, ऐसा इसने बोल दिया। सो बोला कि भाई इस घर का नाम क्या होगा। सो इसमें क्या हम लोग इसको काउंट करेंगे, तो सबको बोला गया कि हर एक घर को हम लोग एक इंडेक्स देंगे। इंडेक्स मतलब कि भाई कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से एंड हुआ है, उसका एक इंडेक्सिंग करेंगे। जैसे हम लोग
एक अपने कॉपी में इंडेक्सिंग करते हैं कि भाई पेज नंबर 1 पे ये चीज़ें है, पेज नंबर 2 पे ये चीज़ें, उसी हिसाब से यहाँ पे भी हम लोग एक इंडेक्सिंग करेंगे जिससे पता चल पाएगा कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड में हम लोग कैसे जा सकते हैं। सो यहाँ पे जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो क्या किया गया कि पहले घर को इंडेक्स दिया गया 0, दूसरे घर को 1 2 3 4, मतलब अगर 5 घर मेरे पास था तो इसका मतलब पता चल गया कि 0 से लेके 4 तक इंडेक्सिंग है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये एक अरे है जिसका साइज़ क्या है, अगर मैं बोलूँ कि साइज़ ऑफ अरे कितना है, तो तुम बोलोगे कि साइज़ मतलब इसका कितना स्टोरेज मिला है इसको, तो 1 2 3 4 5 मतलब 5 मिला है। अगर मैं बोलूँ कि इसका स्टार्ट इंडेक्स क्या है, स्टार्ट इंडेक्स क्या है, तो स्टार्ट इंडेक्स तुम क्या बोलोगे कि 0 है। अगर मैं बोलूँ कि इसका एंड इंडेक्स क्या है, लास्ट वाला इंडेक्स क्या है इसका, तो तुम क्या बताओगे कि भाई 4 है। इसका मतलब 0 से 4 तक इसको स्पेस मिल चुका है, 5 घर मिल चुका है इसको, इसका मतलब इसके लिखने का मतलब हो गया। ठीक है। सो अगर मेरे को इसमें अगर रखना हो वैल्यू, जैसे a = 5 लिखते थे, अगर यहाँ पे रखना हो तो ये a है, वही तो नेम है ना, ये पूरे का नाम a ही है, सिंगल नेम दिया गया। लेकिन डिफ्रेंशिएट फिर कैसे करेंगे, इसको भी a बोलेंगे, इसको भी a बोलेंगे, इसको भी a बोले, इसको सबको अगर a ही बोलेंगे तो मैं बता कैसे पाऊंगा कि भाई मेरे को इसमें डेटा रखना है कि इधर रखना है। अपने को बताना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे हमने नेम क्या दिया है, अरे का a दिया है, तो इसका मतलब सारे घर का नाम a है क्या। तो बोला गया कि हाँ नाम तो सबका a है, बट अगर डेटा इंटर करना होगा तो नेम में हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं और फिर हम लोग हर एक इंडेक्स पे जा सकते हैं। मतलब अगर इसका बात करें तो इसका भी नाम क्या है, a है, इसकी भी नाम a है, a है, a है और a है। सो अगर मैं इस घर का पर्टिकुलर बात करना चाहता हूँ यहाँ पे कुछ एलिमेंट, तो मेरे को इसका इंडेक्स देना पड़ेगा। इसका इंडेक्स क्या है 0, सो ये 0, इसका नाम क्या हो गया, तो ये इसका A0 इसका क्या हो गया, नेम हो गया। इस नेम से हम लोग यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। इसका नाम फिर क्या हो गया A1, इसका A2, इसका नाम A3 और इसका नाम A4। ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पे कुछ वैल्यू रखना है तो मैं कैसे रखूँगा, मैं लिखूँगा A0 = 1। अच्छा, मतलब A0 में 1 डालो, मतलब इधर जो वैल्यू है वो इधर वाले में जाना चाहिए। ये वेरिएबल है, एक कॉन्स्टेंट है, तो ये वैल्यू को क्या उठाते हैं और इस साइड वाले में डालते हैं। क्यों, क्योंकि एक असाइनमेंट ऑपरेटर ये असाइन करता है। सो किस में डालना है, A0 में। A0 क्या है भाई, A तो इसका नाम था, 0 मतलब पहला 0th इंडेक्स पे जाके डाल दो। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही हम लोग लिख दिए A1 = 5। सो ये 5 कहाँ डालना है, A1 में, तो A1 कौन सा है भाई, सेकेंड वाला घर है इसका, तो यहाँ पर 5। इसी हिसाब से हम लोग रख सकते हैं सारे डेटा। ठीक है, एक तो तरीका ये हुआ। अगर हमको अगर पहले से पता है तो हम लोग इस हिसाब से भी लिख सकते हैं, डिक्लेयर करते समय भी क्या, ऐसे इक्वल टू असाइनमेंट देकर एक ब्रैकेट लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस, और कितने एलिमेंट थे इसमें 5, तो मैं अगर लिख दूँ कि 3 4 5 6 7 5 डेटा दे दूँ मैं इसमें, तो ये खुद ही समझ जाता है कि ये वाला कहाँ स्टोर होने वाला है, 0 वाले इंडेक्स में, 4 कहाँ स्टोर होने वाला है, सेकेंड वाले इंडेक्स पे, मतलब 1 इंडेक्स पे, ये 5 यहाँ, 6 यहाँ, 7 यहाँ। इस हिसाब से भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सो अभी हमने अरे में क्या लिखा था कि लार्ज डेटा को हम लोग को स्टोर करना था। अगर 1000 रहता तो कहाँ से इंडेक्स जाता है, 0 से 999 तक इंडेक्स जाता है, 1000 अपने को स्पेस मिल जाती। ठीक है, ये समझ में आ गया अपने को, अरे का वाई था वो समझ में आ गया। सो इससे क्या हुआ फ़ायदा, फिर अपने को और अगर देखें तो क्या हो गया, डिक्लेरेशन भी पता चल गया। सो इससे अपने को एक चीज़ और समझ में आई कि अरे में हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर मेरे को थर्ड इंडेक्स से पहुंचना है, इस इंडेक्स पे 6 अगर मेरे को चाहिए कि भाई A3 में क्या स्टोर है, तीसरे वाले इंडेक्स पे क्या स्टोर है, तो इसके लिए हम लोग को क्या यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा क्या, कि मैं यहाँ गया, फिर मैं इस इंडेक्स पे गया, फिर मैं इस इंडेक्स पे जाऊँगा, फिर मैं इस इंडेक्स पे जाऊँगा, तब मैं थर्ड पे पहुँचूँगा, फिर मैं बोलूँगा कि भाई थर्ड में तो 6 था। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं कि भाई धीरे धीरे चल के जाना, चल के जाना। चल के जाना को बोलते हैं, अपने एक टर्म देते हैं इसको, चल के जाने का क्या बोलते हैं उसको, ट्रैवर्स। ट्रैवर्स मतलब पहले इसके पास गए, फिर इसके पास जाएंगे, फिर इसके पास, ऐसे चलते हुए पहुंच गए जहां हमको नीड था। वैसे तो अरे के केस में वो करना पड़ रहा है क्या, बोला कि नहीं ऐसा नहीं है। तुमको अगर यहाँ पे पहुँचना है तो ये थर्ड वाले इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, तो इसके लिए तुम्हें चल के जाने का जरूरत नहीं है कि 0 को पहले गए, फिर 1 पे गए, फिर 2 पे गए, फिर जाकर 3 पे गए, वैसा नहीं। तो क्या करता है, बोलता है कि भाई तुम इसको डायरेक्टली लिख सकते हो कि अगर तुमको चाहिए कि कौन सा थर्ड इंडेक्स वाला वैल्यू चाहिए तो तुम डायरेक्टली ले सकते हो A3, तो तुमको आउटपुट में क्या मिल जाएगा भाई, डायरेक्टली 6 मिल जाएगा। मतलब अगर तुम यूज़ करोगे कि printf, मतलब या तो प्रिंट कराना चाहते हो क्या थर्ड वाले इंडेक्स का, तो %d दोगे, और %d दे के जब यहाँ पे A3 डालोगे तो वो डायरेक्टली A, मतलब इस अरे में जाना है, A नाम का है, थर्ड इंडेक्स पे जाना है, इसका मतलब A3
में क्या स्टोरेड है, इसका मतलब ये हुआ था A(3) में क्या स्टोरेड है 6, तो ये 6 प्रिंट कर देगा तुमको। इसका मतलब मैं धीरे धीरे ट्रैवर्स करके नहीं जा रहा हूँ। तो इस प्रोसेस को जिसमें ट्रैवर्स करके चल के नहीं जाते हैं, डायरेक्टली उस वैल्यू को ले सकते हैं उसके इंडेक्स की हेल्प से A(3), तो इसको हम लोग एक टर्म दिए हैं, क्या दिए हैं, रैंडम एक्सेस बोलते हैं इसको। रैंडम एक्सेस मतलब एक्सेस तुरंत हो जाता है रैंडमली एकदम। सो रैंडम एक्सेस मतलब कि कोई टाइम लगा ही नहीं अपने को, अगर ये चाहिए तो A(3), अगर ये चाहिए तो A(2) बोलेंगे। इसका मतलब रैंडम एक्सेस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाता है, 0 big-O(1). big-O(1) मतलब कांस्टेंट टाइम, कांस्टेंट टाइम लगता है भाई, कुछ नहीं, सीधे बोलो A(1), A(3) वो सीधे चला जाता है। big-O(1) क्या है, ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो मैंने पहले बोला था कि प्रीरिक्विजिट में कि थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए इसका। जब big-O(1) लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि कांस्टेंट टाइम लेगा। वो कांस्टेंट टाइम मतलब लेगा कि वो तुरंत हो जाएगा, वो चीज़ें अपने को कांस्टेंट टाइम में हो जाती है वो चीज़ें। ठीक है, किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसके साइज़ या वेरिएबल या कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, सो अरे के बारे में हमें क्या समझ में आया कि सेम डेटा टाइप का अगर हम लोग को डेटा स्टोर करना है तो उसमें अपन अरे यूज़ कर लेते हैं। और अरे का एक और फैसिलिटी है कि भाई इसको हम लोग रैंडम एक्सेस कर सकते हैं। रैंडम एक्सेस करने का फ़ायदा क्या हो गया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका कांस्टेंट हो जाता है, मतलब चीज़ें तुरंत सॉल्व हो सकती है यहाँ पे विद इन अ कांस्टेंट टाइम में। ठीक है, और अरे का अपने को डिक्लेरेशन आ गया। ठीक है, सो अरे हमने ख़त्म कर लिया है। सो सेकेंड लेक्चर में अपन इसी तरह से स्ट्रिंग को ख़त्म करेंगे एंड देन फिर डायरेक्टली हम लोग प्रॉब्लम पे आ जाएंगे कि क्या है प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 1 उठाएंगे, क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू का। ठीक है, सो अरे में इतना ही है क्या, नहीं, अरे में तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है। सो हम लोग यहाँ अरे थोड़ी पढ़ रहे हैं, अपने टारगेट है क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू बुक को सॉल्व करना। सो उसके के लिए अपना इतना सफिशियंट है अरे के बारे में पढ़ाई। और पूरा अरे कहाँ पढ़ेंगे, सो मेरा अलग अलग डिफरेंट और भी प्लेलिस्ट है, जैसे C++ का मैंने स्टार्ट किया, वैसे ही मैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम ये सारी चीज़ों का भी स्टार्ट करूँगा। सो आप वहाँ जाके सारी चीज़ों को इन डिटेल धीरे धीरे पढ़ सकते हो आप वहाँ पे। ठीक है, ओके, थैंक यू।